लाओ, जो रुपए रखे हैं उसे दे दो। अरे किसी तरह गर्दन तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। वो बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दूं तो कंबल कहाँ से आएगा? माघ पूस की रात खेत में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर रुपया देंगे, अभी नहीं है। हल्कू थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहा और अपने दिल में सोचता रहा, पूस सर पर आ गया है। बगैर कंबल के खेत में रात को वो किसी तरह सो नहीं सकता, मगर शहना मानेगा नहीं। और फिर मुन्नी से कहा, ला दे दे, गर्दन तो किसी तरह से बचे। कंबल के लिए कोई दूसरी तरकीब सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें टेढ़ी करती हुई बोली, कर चुके दूसरी तरकीब, जरा सुनूं कौन तरकीब करोगे? हाँ, न जाने कितना रुपया बाकी है जो किसी तरह आधा ही नहीं होता। मैं कहती हूँ तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते? मर मर कर काम करो, पैदावार हो तो उससे कर्जा अदा करो, ऐसी खेती से बाज आए। मैं रुपए ना दूंगी। हाँ। हल्कू रंजीदा होकर बोला, तो क्या गालियां खाऊं? गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गईं। फिर उसने ताक पर से रुपए उठाए और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम अब की खेती छोड़ दो। हाँ, मजदूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वो भी उसमें झोंक दो। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला। उसने एक एक पैसा काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वो आज निकले जा रहे हैं। एक एक कदम के साथ उसका दिमाग अपनी नादानी के बोझ से दबा जा रहा था। पूरी रात आसमान पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ओक के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े हुए कांप रहा था। खटोले के नीचे उसका साथी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनों को गर्दन में चिमटाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? तो यहाँ क्या लेने आया था? अब खा सर्दी, मैं क्या करूं? अब रो। जबरा ने लेटे हुए दुम हिलाई। शायद वो ये समझ गया था कि उसकी कूं कूं की आवाज से उसके मालिक को नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकाल कर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मेरे साथ ना आना, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ये पछुआ हवा ना जाने कहां से बर्फ लिए आ रही है। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका, ये खेती का मजा है। हल्कू उठा और गड्ढे में जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, आज जरा मन बहल जाता है। आज और जाड़ा खा ले। कल से मैं यहाँ पियाल बिछा दूंगा, उसमें घुस कर बैठना, जाड़ा नहीं लगेगा। जबरा ने अगले पंजे उसके घुटनों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और ये तय कर लिया कि चाहे जो कुछ हो अब की सो जाऊंगा। लेकिन एक लम्हे में उसका कलेजा कांपने लगा। कभी इस करवट लेटा, कभी उस करवट। जब किसी तरह ना रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते के जिस्म से मालूम नहीं कैसी बदबू आ रही थी, पर उसे अपनी गोद से चिमटाते हुए ऐसा सुख मालूम होता था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद ये ख्याल कर रहा था कि बहिश्त यही है, और हल्कू की रूह इतनी पाक थी कि उसे कुत्ते से बिल्कुल नफरत न थी। वो अपनी गरीबी से परेशान था, जिसकी वजह से वो इस हालत को पहुंच गया था। ऐसी अनोखी दोस्ती ने उसकी रूह के सब दरवाजे खोल दिए थे। इतने में जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। वो झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार पुचकार कर बुलाया, पर वो उसके पास ना आया। खेत में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक लम्हे के लिए आ भी जाता तो फौरन ही फिर दौड़ता। फर्ज की अदायगी ने उसे बेचैन कर रखा था।
1 घंटा गुजर गया। सर्दी बढ़ने लगी। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को छुपा लिया। फिर भी सर्दी कम ना हुई। उसने उठकर आसमान की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है? अभी 1 घड़ी से ज्यादा रात बाकी है। हल्कू के खेत से थोड़ी दूर के फासले पर एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उनको जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कि कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छुपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। बहुत ठंड है। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़े और उसका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बाग की तरफ चला। जबरा ने उसे जाते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो रहा नहीं जाता जबरू। चलो बाग में पत्तियां बटोर कर तापें। इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो रात बहुत है। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। थोड़ी देर में पत्तों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुरते जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वो पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। उसी अलाव में वो सर्दी को जलाकर खाक कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले दरख्त की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। हल्कू अलाव के सामने बैठा हुआ आग ताप रहा था। 1 मिनट में उसने अपनी चादर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा, अब तो ठंड नहीं लग रही है ना? जबरा ने कूं कूं करके गोया कहा, अरे अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। पहले ये तरकीब नहीं सूझी, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते। जबरा ने दुम हिलाई। हल्कू बोला, अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखें कौन निकल जाए है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा ना करूंगा। अब मुन्नी से कल ये ना जड़ देना कि रात ठंड लगी और ताप ताप कर रात काटी, वरना लड़ाई करेगी वो। ये कहता हुआ वो उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा सी लिपट गई, पर वो कोई बात न थी। जबरा अलाव के गिर्द घूमकर उसके पास खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो ऊपर से कूद कर आओ। वो फिर कूदा और अलाव के उस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके जिस्म में गर्मी आ गई थी, पर जूं-जूं सर्दी बढ़ती जाती थी उसे सुस्ती दबा लेती थी। जबरा जोर से भौंककर खेत की तरफ भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवर का एक झुंड उसके खेत में आया। शायद नील गाय का झुंड था। उनके कूदने और दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही हैं। उसने दिल में कहा, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे वहम हो रहा है। अरे मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास ना आया। जानवरों के चरने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। हल्कू अब अपने को फरेब न दे सका, मगर उसे उस वक्त अपनी जगह से हिलना जहर मालूम होता था। वह अपनी जगह से न हिला। बैठे बैठे जानवरों को भगाने के लिए चिल्लाने लगा, लियो 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 लियो, हो हा 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 हा, लियो 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 लियो, हा 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 हा। मगर जबरा फिर भौंक उठा। अगर जानवर भाग जाते तो वो अब तक लौट आया होता। नहीं भागे, अभी तक चल रहे हैं। शायद वो सब भी समझ गए हैं कि इस सर्दी में कौन भीगा है जो उनके पीछे दौड़ेगा। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी। सारा गांव देख देख कर जलता था। उसे ये अभागे तबाह किए डालते हैं।
अब हल्कू से ना रहा गया। वो पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला। बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा। वो फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कुरेद कर अपने ठंडे जिस्म को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था, नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास बेहिस बैठा हुआ था। आखिर वहीं चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तो देखा चारों तरफ धूप फैल गई है और मुन्नी खड़ी कह रही है, क्या आज सोते ही रहोगे तुम? यहाँ मीठी नींद सो रहे हो और उधर सारा खेत चौपट हो गया। सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला कोई ऐसे भी सोता है? तुम्हारे यहाँ मंडिया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बात बताई। अरे मैं मरते मरते बचा, तुझे अपनी खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द उठा कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत के डांडे पर आए। देखा खेत में एक पौधे का नाम नहीं और जबरा मंडिया के नीचे चित्त पड़ा है। बदन में जान नहीं है। दोनों खेत की तरफ देख रहे थे। मुन्नी दुखी मन से कहती है, अभी खेती करना छोड़ दो और मजदूरी करना शुरू कर दो। कम से कम एक वक्त की रोटी तो सुकून से खाएंगे। हरिया रहता था। हरिया था तो बहुत ज़्यादा गरीब, लेकिन वह दिमाग का बड़ा तेज था। एक दिन वह सेठ की तरह सूट बूट पहनकर तैयार हुआ। ये देखकर हरिया की माँ बोली, अरे बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? हरिया बोला, माँ, मैं काम धंधे की तलाश में बाहर जा रहा हूँ। कई दिन हो गए हैं घर पर पड़े पड़े, ऐसा कैसे काम चलेगा माँ? हरिया की ये बात सुनकर हरिया की माँ बोली, बेटा, तू जा तो रहा है, लेकिन अपना ध्यान रखना, बाहर बहुत ज़्यादा कमीने लोग रहते हैं, कहीं तेरा पागल ना बना दें। हरिया बोला, अरे माँ, तू चिंता ना कर, मैं तेरा बेटा हूँ और मैं ऐसे ही भला किसी से पागल थोड़े ही ना बन जाऊँगा। अब हरिया घोड़े पर सवार हो वहाँ से चला गया। जब वह रास्ते में जा रहा था तो उससे थोड़ी दूर पर 4 ठग बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। अरे भाई, कई दिन हो गए, कोई अच्छा शिकार नहीं फंसा, किसी को भी नहीं ठग पाए हैं। काश आज कोई अच्छा सा शिकार मिल जाए तो हम उसे ठग लें। ये बातें चारों बैठे कर ही रहे थे कि एक ठग की नज़र उस हरिया पर पहुंची। उसे देखकर ठगों ने सोचा, अरे वाह, आज तो मोटा बकरा मिला है, ये तो कोई सेठ लगता है, इसको तो आज हम जरूर ठगेंगे। अब हरिया अपने घोड़े पर सवार उन ठगों के पास ही आ रहा था। तभी चारों ठग बोले, अरे भाई, थोड़ी देर विश्राम कर लो, धूप बहुत ज़्यादा है, थोड़ी देर में चले जाना। ये बात सुनकर हरिया बोला, अरे भाई, मुझे बहुत दूर जाना है। बात सुनकर हरिया वहाँ पर अपने घोड़े से उतरकर उनके पास जाकर बैठ गया। अब ठग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी एक ठग बोला कि भाई, एक बार मेरे साथ ऐसी घटना हो गई कि तुम विश्वास नहीं करोगे। ये बात जब हरिया ने सुनी तो बोला, अरे भाई, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ जो तुम पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा? तब ठग बोला, भाई, जिसे भी मैं ये बात बताता हूँ सब झूठ ही बोलते हैं कि झूठा है, ये तो बड़ा झूठा है, तो तुम कैसे विश्वास कर लोगे? तब हरिया बोला, तुम मुझे बताओ तो सही, अगर सत्य होगी तो मैं ज़रूर सत्य बताऊंगा। तब ठग बोला, मैं बता तो दूंगा, लेकिन एक शर्त लगेगी। हरिया ने कहा, बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? तब ठग ने कहा, अरे भाई, अगर तुम्हें मेरी बात सत्य लगी तो ठीक, लेकिन अगर झूठ लगी तो 1000 रुपये देने पड़ेंगे। हरिया ने कहा, ठीक है भाई, मैं तुझे 1000 रुपये दे दूंगा, तू मुझे अपनी बात बता। तब वह ठग बोला, भाई, क्या बताऊं,
मेरे पास एक बड़ी ही सुंदर भैंस थी। एक बार मैं उसे खेत में लेकर गया तो वो मेरे गेहूं के खेत में घुस गई। मैंने पूरा का पूरा गेहूं का खेत कटवा दिया, लेकिन वो भैंस न जाने कहाँ चली गई, मुझे उस खेत में नहीं दिखी। उसके बाद मैंने सारे गेहूं को पिसवा डाला, लेकिन वो भैंस तब भी नहीं मिली। उसके बाद मैंने उस गेहूं के आटे की रोटियां बनाकर भी खाई, लेकिन वो भैंस मुझे तब भी नहीं मिली। लेकिन जब मैं आखिरी का निवाला खा रहा था, तभी मेरे मुंह में भैंस की पूंछ अटक गई। मैंने बड़ी मुश्किल से उसकी पूंछ पकड़कर भैंस को खींच लिया, तब जाके मेरी भैंस मुझे मिली। उस ठग की ये बात सुनकर हरिया जान गया कि ये तो जरूर कोई ठग लगते हैं, मुझे ठगना चाहते हैं। अगर मैंने कहा कि ये झूठ बोल रहा है तो 1000 रुपये देने पड़ेंगे, इसीलिए मैं सच ही बोल देता हूँ। अब हरिया बोला, अरे भाई तू बिल्कुल सच कह रहा है, ऐसी घटनाएं तो मेरे साथ भी होती रहती हैं, लेकिन कोई सत्य समझता ही नहीं। ठगों को हरिया की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसकी तरफ देखकर बोले, अरे भाई तुम्हारे साथ भी ऐसी घटना घटी है, क्या तुम हमें बता सकते हो? तब हरिया बोला, अरे भाई मैं तुम्हें बता तो दूंगा, लेकिन तुम चारों को भी मुझे अलग से 1000 रुपये देने पड़ेंगे। बोले, हाँ भाई हम तुम्हें दे देंगे पैसे, तुम हमें अपनी बात बताओ। तब हरिया बोला कि भाई जब मैं घर से निकला था तो मेरी सेठानी ने मेरे लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। उनकी खुशबू सूंघकर लग रहा था न जाने कितने स्वाद होगा इनमें। बेचारी मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई है। ठगों ने जब सेठ की ये बात सुनी तो उन्होंने इधर उधर देखा, उन्हें कोई सेठानी वहाँ नहीं नजर आई। तब उन्होंने उत्सुकता के साथ हरिया से पूछा, सेठ जी कहाँ है सेठानी, कहाँ से आ रही है सेठानी? तब हरिया बोला, वो देखो अपने पीछे, वो आ रही है मेरे लिए खाना लेकर। जब ठगों ने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी बहन ठगों के लिए खाना लेकर आ रही थी। अब तो ठग फंस चुके थे। अगर वो कहे कि तू झूठ बोलता है तो 4000 रुपये हरिया को देने पड़ते, और अगर वो कहे कि सत्य है तो उनकी बहन को हरिया अपने साथ ले जाता। ये तो बड़ी मुसीबत की घड़ी आ गई थी। लेकिन फिर चारों ठगों ने सोचा कि ये तो बड़ा सेठ है, अगर हम अपनी बहन की शादी इसके साथ करवा भी देते हैं तो हमारी बहन तो मौज में ही रहेगी और हम एक दिन जाकर इसके घर से सारा धन लूट लेंगे। अब हरिया के पास ठगों की बहन आ चुकी थी और चारों ठग बोले कि बहन ये तुम्हारे पति हैं। बहन ने जब ये बात सुनी तो बोली, मेरे पति, मेरी तो कोई शादी नहीं हुई भैया। तब ठग बोले, तू नहीं जानती बहना, बचपन में ही तेरा विवाह इनके साथ कर दिया था, अब तू इनके साथ जा। बहन भी घोड़े पर बैठकर सेठ के साथ चली गई। चारों ठग बोले, ये तो हमारी बहन को भी ले गया, इसे हम नहीं छोड़ेंगे। अब चारों ठग रात को ही सेठ के घर आ गए। वहाँ हरिया ने अपने सालों की बड़ी आवभगत की, अच्छे से उनकी सेवा की, अच्छा पकवान खिलाया। जब रात हो गई तो हरिया के सालों ने हरिया को बांध दिया और उसे नदी में डुबोने के लिए चल दिए। जब वे उसे नदी में डुबोने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में थक गए और बोले, अरे भाई अभी सुबह होने में काफ़ी देर है, थोड़ी देर विश्राम करते हैं फिर आगे चलेंगे। अब न जाने ठग कितनी गहरी नींद में चले गए कि सुबह हो गई। वहाँ एक भैंस चराने वाला आ गया। वह उस आदमी को ऐसे बंधा देखकर बोला, अरे भाई तुम्हें यहाँ किसने बांधा है? तब हरिया बोला, क्या बताऊं भाई, ये मेरे साले हैं और इनकी बहन की शादी अभी नहीं हुई है, इसीलिए ये अपनी दूसरी बहन की शादी भी मेरे साथ करना चाहते हैं, इसीलिए मुझे बांध कर ले जा रहे हैं।
ये बात सुनकर भैंस चरैया बोला, अरे भाई, इन्हें कहो ना कि अपनी बहन की शादी मेरे साथ करवा दे, मैं भी तो अभी तक कंवारा ही हूँ। हरिया बोला, क्या तुझे इसकी बहन से शादी करनी है तो तू एक काम कर, इस चारपाई पर तू लेट जा और कुछ मत बोलना। हरिया ने उस भैंस चराने वाले को उस चारपाई पर बांध दिया और उसकी भैंस लेकर वहाँ से अपने घर आ गया। अब चारों ठग उठे, उन्होंने उस चारपाई को फिर से अपने कंधे पर उठाया और उसे गंगा जी में फेंक दिया। चारों ठग बड़े खुश थे कि अब तो हमने अपने जीजा का काम तमाम कर ही दिया। घर आए तो देखा हरिया 4 भैंसों के साथ चारपाई पर बैठा हुआ है और बड़ा खुश लग रहा है। ये देखकर चारों ठग बोले, अरे जीजा, तुम यहाँ कैसे आए? हमने तो तुम्हें। इतनी बात कहते ही हरिया ने उन्हें रोक दिया और बोला, अरे भाई, मुझे बता तो दिया होता, कहीं गहरे गड्ढे में फेंकते तो मैं ऐसी ऐसी बहुत सारी भैंसें लेकर आता, ये 4 ही मेरे हाथ लगी। जब ये बात चारों ठगों ने सुनी तो वो विश्वास कर बैठे और बोले, क्या जीजा तुम्हें ये गंगा जी में मिली हैं? हरिया बोला, हाँ हाँ, 4 ही बड़ी मुश्किल से हाथ लगी, वहाँ तो लोग ऐसे ही भैंस पकड़ पकड़ कर ले जाते हैं। अब तो चारों ठग अपने जीजा के पास आए और बोले, जीजा, हमें भी भैंस चाहिए, हमें भी भैंस दिला दो। ठग ने कहा, ठीक है, आओ मेरे साथ। अब उसने बारी बारी से कहा कि जब मैं कहूँ तभी तुम कूद जाना। अब बीच जगह पर लाकर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गहरा गड्ढा था, हरिया ने कहा कि अब चारों कूद जाओ और जल्दी से भैंस पकड़ कर लाना। चारों अपने जीजा के कहते ही नदी में कूद गए और जाकर मर गए। हरिया को भैंस भी मिल गई, पत्नी भी मिल गई और वह अमीर बन गया। इसे कहते हैं शेर पर भारी हो गया